नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। इससे पहले वाली क्लास में आपने विधेयकों को पढ़ लिया था, उसके बाद में संयुक्त बैठक को पढ़ लिया था। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। देखिए, संसद में कुछ पार्ट अभी आपको पढ़ने हैं, जिसमें संसदीय समितियां और बजट पूरा ये पढ़ना है आपको, लेकिन उसको मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। उसको मैंने अलग से सेगमेंट बना करके रखा पढ़ाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे राज्यों की कार्यपालिका को। हमने कहा था कि पहले हम संघ की कार्यपालिका पढ़ेंगे, उसके बाद में हमने आपको प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद और उसके बाद में संसद पढ़ाई। अब हम आपको पढ़ाएंगे राज्य की कार्यपालिका, और उसमें जो जो पद हैं उन पर अलग अलग क्लास होगी। उसके अलावा फिर विधानसभा कैसे काम करती है उस पर हम बात करेंगे, यानी कि एक लंबा सीरीज चलेगा। ठीक है, तो आज का जो आपका क्लास है वो है राज्यों की कार्यपालिका। आपने देखा था कि केंद्र सरकार की भी कार्यपालिका है। उसमें कौन कौन था? उसमें आपके राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, मंत्रिपरिषद था, और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी थे। इतने लोगों से मिलकर के बनती है केंद्र की कार्यपालिका। इसी प्रकार राज्यों की भी कार्यपालिका होती है। राज्यों की कार्यपालिका कैसे होती है उसको आपको समझना है। तो राज्यों की कार्यपालिका में राज्यपाल होते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा आपको समझना है, केंद्र के जैसा हूबहू स्थिति राज्य में नहीं है। केंद्र में राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति का भी पद है, लेकिन राज्यों में उपराज्यपाल का पद नहीं है। थोड़ा सा इसको समझना है आपको। उपराज्यपाल, इसके पद की अवधारणा नहीं है। हाँ, लेकिन उपराज्यपाल वहां के राज्यपाल को कहा जाता है जहां पर यूनियन टेरिटरी होती, बस कहने के लिए। लेकिन राज्यपाल के साथ उपराज्यपाल की अवधारणा नहीं है। ठीक है, जैसा केंद्र में के कार्यपालिका में कि राष्ट्रपति के साथ में उपराष्ट्रपति है, ऐसी कोई अवधारणा राज्य में नहीं है। ठीक है, तो राज्य की कार्यपालिका में कौन है? राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, इसके अलावा मंत्रिपरिषद, इसके अलावा महाधिवक्ता, ठीक है, एडवोकेट जनरल। तो महाधिवक्ता, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, ये किसी राज्य के कार्यपालिका के लोग हैं, पद हैं। ठीक है, इन्हें आपको एक तरफ से पढ़ना है। राज्यपाल को पढ़ना है, फिर मुख्यमंत्री के पद को पढ़ना है, फिर मंत्रिपरिषद को पढ़ना है और महाधिवक्ता को फिर पढ़ना है। थोड़ा सा अंतर जो था मैंने आपको बता दिया कि वहां पर उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन स्टेट में उपराज्यपाल के पद की अवधारणा नहीं है। तो अब जो क्लास आपकी होगी उसमें आपको राज्यपाल पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे आप? राज्यपाल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग क्या डालेंगे? राज्यपाल। जो कार्यपालिका है आपकी राज्यों की, वह संविधान के भाग 6 का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? संविधान के भाग 6 का। जो संघ की कार्यपालिका थी वो संविधान के भाग 5 का हिस्सा थी। ठीक है, तो अभी जो हमारी चर्चा हो रही है वो संविधान के भाग 6 की हो रही है, जिसमें हमें सबसे पहला पद पढ़ना है राज्यपाल का। ठीक है ना। अब जो राज्यपाल होता है वो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो आप यहां पर पॉइंट लिखेंगे, राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख होता है। आपने देखा था कि केंद्र के कार्यपालिका प्रमुख कौन था? राष्ट्रपति था। यहां पर क्या है? राज्यपाल है। केंद्र में जितनी भी विधियां बनती थी, जितने भी विधेयक बनते थे, वो किसके नाम से होते थे? राष्ट्रपति के नाम से। यहां पर किसके नाम से होंगे? राज्यपाल के नाम से होंगे।
ठीक है, तो राज्यपाल क्या है, राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख है। इसके अलावा राज्यपाल की एक और भूमिका है। राज्यपाल राज्यों में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर भी काम करता है, प्रतिनिधि के तौर पर भी कार्य करता है। आप जानते हैं कि इंडिया क्या है, इंडिया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यों का संघ है। तो राज्यों का संघ कब बनता है, जब एक केंद्र होता है और उसके सहायक में कई राज्य होते हैं। तो राज्य और केंद्र के बीच में जो कड़ी का काम करता है वो राज्यपाल होता है। ठीक है, अमेरिका में क्या उदाहरण है, अमेरिका आपका फेडरल है जबकि इंडिया आपका यूनियन है, और दोनों का हिंदी मतलब संघ ही होता है। इसलिए कई बार यूपीएससी सवाल पूछे संघ से रिलेटेड तो आपको अंग्रेजी वाला टर्म पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों की परिभाषा में अंतर है, फेडरल और यूनियन में अंतर है। फेडरल एक ऐसी अवधारणा है जिसमें जो राज्य है वह संघ के साथ अपना समझौता किसी भी समय समाप्त कर सकता है। यानी कि जो यूनियन बना, यूनियन उसको नहीं कहेंगे, हिंदी में कहेंगे उसको संघ कहेंगे। जो संघ बना वो किससे बना हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट से अगर बना हुआ है तो उसको फेडरल कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यूपी ने अगर केंद्र सरकार के साथ एक समझौता किया हुआ है कि हम आपके साथ हैं लेकिन जिस दिन हमारा मन करेगा हम आपसे अलग हो जाएंगे, अगर ऐसा होता तो ये फेडरल कहलाता, जैसा कि यूएस में है। तो आप कहेंगे क्या यूएस में कभी भी टूट हो सकती है, बिल्कुल टूट हो सकती है, लेकिन ये बात बहुत दूर की है। क्यों, क्योंकि जो उसका एक राज्य है टेक्सास, वो बहुत दिन से प्रयास कर रहा है कि उससे अलग हो जाए, लेकिन वो अलग नहीं हो पा रहा है क्योंकि कानून ऐसे बना करके रखा है। वहां का कानून ऐसा है कि आप प्रूव करिए कि आप अलग होना चाहते हैं। अब जैसे आप चाहते हैं इस बात को ओरली बोल सकते हैं, लिख के बोल सकते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वहां का वो कह रहा है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप छोड़ के जाना चाहते हैं, खत्म हो गया मामला, तो आप प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे। वहां पर स्टेट का कटना उतना ही कठिन है जितना कि इंडिया में है। लेकिन जो फेडरल की परिभाषा है उसमें राज्यों की शक्तियां ज्यादा होती हैं और राज्य को बहुत ज्यादा स्वायत्ता दी जाती है। जैसे कि वहां पर आप देखेंगे कि दोहरी नागरिकता भी है, वहां पर एक आपका अमेरिका का नागरिकता होता है और एक किसी स्टेट का नागरिकता होता है, कि आप पेंसिल्वेनिया से हैं, कि आप न्यूयॉर्क से हैं, कि आप टेक्सास से हैं, तो उसका अलग से एक आपका सिटीजनशिप होता है। और इसकी वजह क्या है कि वो सिस्टम फेडरल है। इसके अलावा आप कनाडा से देखेंगे तो कनाडा में क्या है, यूनियन व्यवस्था है जो इंडिया ने अपनाया। इंडिया का जो यूनियन है, संघ है, वो कनाडा के जो कनाडा का व्यवस्था है उसके आधार पर हमने लिया उसको। तो कनाडा में क्या है कि जो राज्य हैं वो अलग नहीं हो सकते हैं, वो केंद्र के साथ जुड़े रहेंगे और दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे इंडिया में किसी भी राज्य को यह अनुमति नहीं है कि वो छोड़ के चला जाए, अलग हो जाए, ये अनुमति हमारा संविधान नहीं देता है। इसीलिए यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर इसको संघ कैसे कहा जाए? भाई संघ का मतलब होता है कि शक्तियों का पर्याप्त विभाजन होना चाहिए। अगर कोई संघ है तो उसमें शक्तियों का विभाजन होता है, केंद्र सरकार का अलग पावर है, राज्य सरकार का अलग पावर है और कुछ दोनों का सम्मिलित पावर है, ये संघ का अवधारणा होता है। लेकिन अगर संघ जो है, अगर केंद्र मजबूत है तो संघ की अवधारणा नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए दुनिया के बहुत सारे संविधान के आलोचक भारतीय संघ को एकात्मकता की ओर झुका हुआ बताते हैं कि ये संघ तो है लेकिन केंद्र के पास शक्तियां ज्यादा हैं और वो सही भी है। ठीक है, तो भारत में क्या है, पूर्णतया संघ नहीं है, वो एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, यानी कि जिन पर कोई पहले से सूची नहीं बनी हुई है उस पर कानून बनाने का पावर किसका है, केंद्र का है। कोई राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। ये सारे प्रावधान क्या सिद्ध करते हैं कि एकात्मकता का जो पावर है ना वो ज्यादा है, तो केंद्र ज्यादा मजबूत है। इसीलिए भारत का जो संघ है वो इस प्रकार है। अब बात होती है राज्यपाल पर। हम राज्यपाल पर ही थे लेकिन थोड़ा सा संघ आपको समझा दी ताकि उस अवधारणा को आप समझ पाए।
कि हम राज्यपाल को केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में क्यों स्थापित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को एक वर्डिक्ट इस पर देना पड़ा, क्योंकि राज्यपाल क्या है, जैसे कोई सरकार बदली तो राज्यपाल फटाक फटाक हटा दिए जाते हैं, तुरंत इस्तीफा दीजिए आप हटिए। क्योंकि होता क्या है कि केंद्र सरकार अपने किसी आदमी को राज्यपाल बना के रखती है, बहुत सारे काम उससे निकलवाने होते हैं। अगर स्टेट इमरजेंसी घोषित करवाना तो राज्यपाल की भूमिका, जब तक वो लिखित रूप से नहीं देगा कि स्टेट में संवैधानिक स्थिति ठीक नहीं है, आप वहां पर स्टेट इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं, धारा 356 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे में हर केंद्र सरकार क्या चाहती है कि राज्यपाल उसका स्वयं का हो। तो जैसे ही नई सरकार का गठन होता है, विपक्षी पार्टी के जितने भी बनाए हुए राज्यपाल होते हैं उनको हटाया जाता है। एक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक शानदार अपना एक वर्डिक्ट दिया कि भले ही राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया केंद्र के गले से गुजरती है, लेकिन राज्यपाल का जो पद है वो संवैधानिक है, उसकी अपनी एक गरिमा है जिसको बनाए रखना चाहिए। हालांकि पॉलिटिक्स में गरिमा कितनी बनाई जाती है ये तो बहुत दूर की बात है, ये हम और आप सब समझते हैं भली भांति। वीपी सिंह की सरकार में एक ऐसा दौर आया था कि जैसे सरकार बनी तो राजीव गांधी की सरकार ने जितने भी राज्यपाल बनाए थे सबका इस्तीफा फटाफट मांग लिया। तो ऐसे भी बहुत सारे केस आए हैं। लेकिन अभी क्या होता है कि सरकारें जब बदलती तो धीरे धीरे वो प्रोसेस होता है। तो राज्यपाल जो है वो एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। इस प्रकार उसका जो रवैया है, जो उसका कार्य है वो दोहरा हो जाता है। एक तो कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में और दूसरा केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है, अब हम बात करेंगे राज्यपाल के नियुक्ति के बारे में कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, कैसे वो बनता है, क्या चुनाव होता है या चुनाव नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, लेकिन हम नियुक्ति पर बात करें उससे पहले योग्यता पर बात होनी चाहिए। ठीक है, तो योग्यता क्या है? राज्यपाल नियुक्त होने की योग्यता तो आपने देखा था कि राष्ट्रपति नियुक्त होने की योग्यता क्या थी? राष्ट्रपति को 35 वर्ष पूरा करना चाहिए, वो लोकसभा का सदस्य बनने का गुण रखता हो कि मतलब वो बन सकता है ऐसी स्थिति में हो, या नहीं होगा, उसके साथ होगा और वो 35 वर्ष पार कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पार कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने का जो है गुण रखता हो, तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, उसमें शामिल हो सकता है। तो राज्यपाल में भी यही है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो, 35 वर्ष का हो चुका हो, और तीसरा विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगर इतना है तो कोई राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, चलिए योग्यता पूरा हो गया, अब बनेंगे कैसे? तो जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका में चुनाव होता है, वहां राज्यपाल चुने जाते हैं, गवर्नर का सीधे इलेक्शन होता है, जनता वोट डालती है। लेकिन कभी आपने राज्यपाल के चुनाव में वोट नहीं डाला होगा, अब इंडियंस ही देख रहे होंगे इस वीडियो को, ना आपके जानने वालों ने कभी डाला होगा क्योंकि चुनाव भी नहीं होता है। ठीक है, तो राज्यपाल का चुनाव इंडिया में नहीं होता है और इसके पीछे रीजन ये है कि चूंकि संघ का जो स्वरूप है इंडिया का वो ऐसा है कि हमें उसको सेंटर के अकॉर्डिंग चलाना है, उससे जोड़ करके चलाना है। सोचिए कि अगर राज्यपाल का चुनाव होगा तो उसमें भी राजनीतिक दल होंगे। अब मान लीजिए कि केंद्र सरकार बीजेपी चला रही है और उत्तर प्रदेश का राज्यपाल का पद कोई सपा का जीत जाए। अब बताइए कि स्टेट और सेंटर के बीच में धुरी का काम अगर राज्यपाल करता है, ऐसे में अगर दो बिल्कुल विपरीत विचारधारा के नेता होंगे तो क्या काम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसीलिए व्यवस्था किया गया कि राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, उसका चुनाव नहीं किया जाएगा, नहीं तो क्या होगा कि काम ही नहीं चल पाएगा, हमेशा गतिरोध रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए व्यवस्था क्या किया गया कि उसकी नियुक्ति की जाएगी। तो राज्यपाल का नियुक्ति होता है, यानी कि इसकी नियुक्ति की जाती है।
अब इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो राष्ट्रपति एक आज्ञा पत्र जारी करता है जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है कि फला व्यक्ति को फला स्टेट का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अब अगर राष्ट्रपति नियुक्त करता है तो हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है, क्योंकि जो नियोक्ता होता है वही हटा भी सकता है। जो आपको कहीं पर रखता है काम करने के लिए वो आपको हटा भी सकता है, ठीक है। तो नियुक्ति अगर राष्ट्रपति करता है तो हटा भी राष्ट्रपति सकता है। तो यहां पर आप लिखेंगे अर्थात राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, यानी कि जब वो चाहे तो उसको हटा सकता है, ठीक है। अब ये एक पॉइंट इसमें और मैं ऐड करता हूं, उसके बाद में फिर अगली क्लास में चर्चा करेंगे उसके पदावधि की और उसके कार्यों शक्तियों की। पॉइंट ये है कि आप देखते होंगे कि किसी किसी स्टेट के एक राज्यपाल है और कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि एक ही राज्यपाल एक से अधिक स्टेट का है, यह भी देखा गया है। तो जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो शुरुआत में यह व्यवस्था थी कि एक स्टेट के एक ही राज्यपाल होंगे, लेकिन राज्यपाल को नियुक्त करना और उसके बाद में उसके खर्चे का निर्वहन करना ये बहुत व्यापक होता है, क्योंकि राज्यपाल होगा तो राजभवन बनाएंगे आप, राजभवन में दुनिया भर की सिक्योरिटी देना पड़ता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो शुरुआत में व्यवस्था ये किया गया कि अगर राज्यपाल एक हो या एक राज्यपाल से 2 स्टेट चला लिया जाए या 3 स्टेट चला लिया जाए तो उसे दिक्कत क्या है, क्योंकि राज्यपाल का काम बहुत कम होता है, सीमित सा काम होता है कि विधानसभा से जो कुछ पारित होकर के आ रहा है उस पर सिग्नेचर कर देना है, छोटे मोटे कार्यक्रम में शामिल हो लेना है। तो राज्यपाल के काम बहुत कम होने की वजह से कोशिश ये किया गया कि उसके ऑफिस को कम किया जाए ताकि खर्चे कम हो, ठीक है। तो इसीलिए जो 7वां संविधान संशोधन आया, 7वां संविधान संशोधन 1956 में, इसके तहत ये प्रावधान किया गया कि कोई एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। कहने का मतलब कि अगर कोई मान लीजिए आनंदीबेन पटेल यूपी की राज्यपाल है तो उनको मध्य प्रदेश का प्रभार भी दिया जा सकता है, उनको राजस्थान का प्रभार भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये व्यवस्था इसीलिए किया गया कि ताकि खर्चे में कुछ कटौती किया जाए। जब देश नया नया आजाद हुआ था तो संसाधन की कमी थी, खर्चे कम थे। अब मंत्रियों का जो आकार छोटा किया गया, देखेंगे आप संविधान संशोधन करके, उसका भी यही लॉजिक था कि जो है मंत्रियों को कम करो। अगर एक आदमी ज्यादा काम कर ले रहा है तो ज्यादा को रखेंगे आप तो उसका खर्चा बढ़ेगा, सुरक्षा बढ़ानी पड़ती है, बहुत सारी सुविधाएं देने पड़ता है, ठीक है। तो उसको कम कर सकते हैं आप, और इसीलिए व्यवस्था किया गया। तो एक से अधिक राज्यों के भी एक व्यक्ति राज्यपाल हो सकते हैं। तो ये था पूरा कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति और वो सारी चीजें। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे उसकी पदावधि को, कार्य एवं शक्तियों को, कि किस प्रकार वो कार्य करता है, उसकी शक्तियां क्या क्या है। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।